हापुड़ में है और हापुड़ की विधानसभा गढ़मुक्तेश्वर में है। हमारे साथ श्री मदन चौहान जी जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। सर, जैसे कि अभी हाल ही में चर्चा शुरू हुई है कि आरएलडी को सीट जा रही है, लेकिन जनता जो है वो आपके फेस को और समाजवादी के फेस, मतलब जो समाजवादी का जो फेस है वो आपको जानती है यहाँ पे। देखिए, ये क्योंकि हमारा अलायंस है लोकदल के साथ, तो निश्चित तौर से लोकदल भी डिमांड करेगा और पार्टी के हमारे शीर्ष नेताओं के का भी डिस्कशन होगा। तो ये उनके बीच का मामला है कि वो किन सीटों पे सहमति बनाते हैं। वो हमारी पार्टी के जो हमारे नेताजी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो किन को उपयुक्त समझते हैं, लोकदल किन को उपयुक्त समझते हैं, दोनों के डिस्कशन के बाद ही कोई फाइनल रिजल्ट निकलता है। लेकिन सर, आपकी एक मेहनत है समाजवादी के लिए, आपने 20 साल संघर्ष करा है इस क्षेत्र में और आपका नाम है काफ़ी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर लें, आपने काफ़ी मेहनत करी है और जनता ये कहती है कि मतलब जो आने जाने का जो सिलसिला है नेताओं का, घरों में बैठना और समझना लोगों को, वो आपके। देखिए, मैं एक बात जानता हूँ, ये हमने पार्टी के लिए काम करना या जनता के लिए काम करना ये कोई एहसान नहीं है। ये मुद्दा होना चाहिए। मेरा भी मुद्दा मानवता और विकास का है, कर्म का है। मानवता और विकास को और गरीब तक हम कैसे पहुंच बनाएं, कमजोर मिडिल मैन की जो समस्याएं हैं उनको किस तरह से पूर्ण किया जाए, क्या माध्यम होना चाहिए, उसमें हम सहयोग बनना चाहते हैं। सर, भाजपा का लगभग कार्यकाल पूरा हो चुका है, तो इस कार्यकाल के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इस कार्यकाल के बारे में आकलन करती है जनता। नेताओं को कुछ पता नहीं होता। जनता का आकलन जो है, मुझे नहीं पता किस ओर जा रहा है, क्योंकि जनता का रिजल्ट तो जब निकलता है तो चौंकाने वाले रिजल्ट आते हैं। वो पहले से होता आया है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, आज भी सरकार है, तो वो पहले भी चौंकाने वाले देखे गए थे, आज भी रिजल्ट हो सकता है चौंकाने वाले आए। जैसे कि प्रधानमंत्री कल आए थे, वो कह रहे थे हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में सफ़र करवाना है, उसके लिए कार्य हम कर रहे हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट उन्होंने नोएडा के लिए दिया है। देखिए, जहाँ तक एयरपोर्ट की बात है, ये जब हम विधानसभा में बैठते थे तब से ये प्रस्ताव चल रहा है। अभी तक वहाँ पर कोई ईंट तो लगी नहीं। अब ये प्रस्ताव देकर चले जाएंगे और सरकार बदल जाए बाई चांस, तो क्या होगा? रही चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, भाई चप्पल तुम इस लायक बचेगा जब ना, उसके चप्पल भी जाने का ढंग हो रहा है। वो इस लायक जब बचेगा कि वो हवाई जहाज तक चप्पल में भी जा सके, क्योंकि जब ये सारे उपक्रम, सारे सरकारी प्रतिष्ठान प्राइवेट में चले जाएंगे तो क्या प्राइवेट वाले जूते वालों को भी नहीं घुसने देते, चप्पल वालों की तो दूर है। अखिलेश यादव ने ये कहा कि वो शिलान्यास तो आपने कर दिया, इसको बेचने की तारीख और बता दीजिए, कब बेचेंगे? देखिए, वो माहौल एक चल रहा है। वो आप देख रहे हैं कि जहाँ रेलवे को बिकने की आदत बन गई हो, इंश्योरेंस को बिकने की बात हो, सड़कों को बिकने की बात हो, तो फिर बचेगा क्या? इस देश की सरकारी जो संपत्ति है वो बनती, आप किसी भी देखिए, एक गरीब आदमी का घर बनता बड़ा मुश्किल है लेकिन गिर बड़ी जल्दी जाता है। तो बनाना और बेचने में फर्क है। बनाने में समय चाहिए, बनाने में एक बहुत बड़ी जिगरा चाहिए, संकल्प शक्ति चाहिए, और वो संपत्ति सरकारी मतलब जनता का अधिकार। और जो दूसरा बिक जाता है, बेचना तो आसान है क्योंकि पावर है। जिसको जनता ने अधिकार दिया वही अगर पावर का इस्तेमाल दूसरे ढंग से करेगा तो बेच सकता है, और बेचने के बाद वो फिर आप समझिए कि बिल्कुल उसको गरीबी की ओर ले जा रहा है। योगी आदित्यनाथ लगातार दावा कर रहे हैं कि जो पहले सरकारें थी वो एक परिवार के लिए सीमित थी, लेकिन हमारी जो सरकार है वो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए और देश की खुशहाली के लिए है। खुशहाली मैंने बताया ना, ये तो चुनाव तय करता है खुशहाली किसकी आई है। जहाँ तक परिवार और उसकी बात है, ये देखिए, अगर मेरे में क्वालिटी है तो मैं चाहे परिवार का हूँ चाहे कहीं का हूँ, तो क्वालिटी वाइज जनता तय करती है। वो जनता का निर्णय है कि अगर मैं चाहे परिवार का, तो मुझ पे कोई अभिशाप है कि मैं परिवार का हूं इसलिए मैं नहीं चुना जा सकता। अगर मेरे पे क्वालिटी है, मैं जनता के लिए विकास कर रहा हूं, अगर जनता के लिए बात कर रहा हूं, तो फिर ये तो क्वालिटी से समझौता थोड़ा ही होना चाहिए। परिवारवाद तो परिवार में भी जब उसके संस्कार जाएंगे, उसको ये शुरू से ही उसको ये मिलेगा कि तुम्हें कर्म करना है, तुम्हें जनता के लिए काम करना, तो फिर उसमें कोई गुण दोष की परिभाषा में अंतर आ जाता है परिवार का। वो लगातार कह रहे हैं कि जैसे उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश की ओर हमने अग्रसर करा है, और इसमें हमने वैक्सीनेशन कराई है, फ्री में मुफ्त में राशन दे रहे हैं, और लोगों को मकान, शौचालय, ऐसी ऐसी चीज़ें, योजनाएं बता रहे हो। देखिए, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ
कि जितने भी मानवीय आवश्यकताएं हैं, सबसे बड़ी है शिक्षा और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य पे बराबर गिरावट आ रही है। आप क्षेत्र में घूमते हैं, बहुत सारी CHC PHC पे ताला लगा है, डॉक्टर मिलता नहीं। आज विश्वास घटा है स्वास्थ्य क्षेत्र में, डॉक्टरों के और सरकार के प्रति विश्वास घटा है। आज डेंगू से कितनी मौत हो रही है, आज कोरोना में कितने लोग मर गए। वैक्सीनेशन नहीं करेंगे, और वैक्सीनेशन कब आई है और कितने लोगों को हुआ। आज डेंगू के बारे में क्या कहनी चाहती सरकार? आज आम जनता में है कि तीसरी लहर कोरोना के माध्यम से ही कोई है, क्योंकि उसका कोई रेमेडी नहीं मिल पा रही लोगों को, कोई उसका इलाज डॉक्टर नहीं कर पा रहे, और लोग जरा सा बुखार आते ही उसी में प्लेट्स कम हो जाती हैं और वो स्वर्ग सिधार जाता है। इस पर क्यों नहीं अंकुश लगा पा रहे? जब वो लगा, वैक्सीनेशन की जहाँ तक बात है, उस काल को भी याद करिए जब कोरोना काल में लोग मारे सड़कों पर मरे और लोग लाइनों पर मरे, तो वो किसकी गलती है? सर, एक समाजवादी पार्टी का नारा है 22 में किसानों का इनकलाब होगा और 22 में बदलाव होगा। देखिए, देश जब भी बदलेगा जब किसान की स्थिति बदलेगी। किसान की स्थिति बदलेगी तो गरीब की स्थिति बदलेगी, मिडिल मैन की स्थिति बदलेगी, क्योंकि वहीं से आधार शुरू होती है, वहीं से जो हमारी अर्थव्यवस्था की दर है वो निश्चित होती है। अगर किसान को लाभान्वित नहीं करते, उपज का सही मूल्य नहीं मिलता, किसानों के गन्ने का पेमेंट अभी तक नहीं हो पाता, और अगर उसकी बिजली महंगी हो जाएगी, उसको सिलेंडर महंगा हो जाएगा, उसको डीजल महंगा हो जाएगा, तो भाई किसान कैसे खुशहाली करेगा? लेकिन 2022 में जब किसान महसूस कर रहा है, क्योंकि आज वो 3 कानूनों को रद्द करवाने के लिए 1 साल से बैठा है, 700 लोग स्वर्ग सिधार गए, और MSP जो मेन मुद्दा है उस पर अभी भी कार्रवाई नहीं है, तो खुशहाली किसान की कैसे आए? ये तो कानून जो कह रहे थे, प्रधानमंत्री कह रहे थे कि हमने किसानों की खुशहाली के लिए जो कृषि कानून है वो बनाए हैं, लेकिन विपक्ष के एजेंडे के द्वारा किसानों को बहकाया गया और कहीं ना कहीं हमें किसानों को समझा नहीं पाए थे। नहीं, अगर समझा नहीं पाए तो किसकी गलती? सरकार की। और क्या सरकार ने, PM साहब ने, माननीय PM ने कभी किसानों के साथ बैठकर समझाने की कोशिश की? मुझे तो नहीं लगा कभी आज तक मीटिंग हुई हो। अब वो समझाने की हो सकता खुद कोशिश करते तो समझा। इसका मतलब उस नीति को, किसानों की नीति को जायज ठहराना, वो 1 साल के बाद, ये हमारी दूरदर्शिता की अनदेखी है। क्योंकि अगर हम सही मायने में आमंथन करते, आकलन करते, तो निश्चित तौर से 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने किसानों की मांग को अगर आज जायज ठहरा रहे हैं तो जब भी ठहरा सकते थे। तो ये हमारा 700 लोगों का कौन जिम्मेदार है? उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा कि वो लोग चले गए इस दुनिया से? क्या दुनिया से चले जाना हमारी वजह से अच्छा होता है? सर, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, जिन्ना और बुलडोजर की बड़ी बात हो रही है उत्तर प्रदेश में। कह रहे कि अपराधियों की छाती पे हमने बुलडोजर चलाया है। देखिए, अपराधियों की छाती पे बुलडोजर चलाओ, लेकिन किसानों की छाती पे ना चलाओ, गरीब की छाती पे ना चलाओ। जो लोग स्वास्थ्य मर रहे हैं, जो बेचारे बगैर दवाई के मर रहे हैं, बगैर डॉक्टर के मर रहे हैं, CHC PHC पे बुलडोजर ना चलाओ। उन पे तो कम से कम राहत दो, उन पे चलाओ बुलडोजर। इन पे क्यों बुलडोजर चला रहे? एक मायने में अगर हम किसी को इलाज नहीं करवा पाते, या हमारी CHC PHC बंद है, डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, तो वो तो बगैर बुलडोजर के ही मार रहे हैं हम। उनको तो कुछ तेल भी खर्च हो रहा है, तो बगैर तेल के ही बेचारे मर रहे हैं। तो इस पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। सर, ओवैसी फैक्टर कितना कारगर रहेगा उत्तर प्रदेश चुनाव में? और योगी भी कह रहे हैं कि मतलब जो है वो सपा से मिले हुए हैं, और सपा कहती है कि वो BJP से मिले हुए हैं। देखिए, जहाँ तक उसकी बात है, ये जनता का सोच है। जनता जिसे कहती है उसको सर्वमान्य होना चाहिए। अब जनता की सोच क्या कहती है ओबीसी के बारे में, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, तो इसमें ज़्यादा कहना कुछ ठीक नहीं है। और योगी बार बार ओबीसी का नाम लेते हैं और वो योगी का नाम लेते हैं। वो कहते हैं कि मेरा नाम ले बिना नींद भी नहीं आती। हाँ, तो फिर क्यों नहीं नींद आती? क्योंकि उनका एक कार्यक्रम है जी, और ये जनहित से अलग हटके कार्यक्रम है। जो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं वो प्रायोजित होते हैं, वो विकास पर, मानवता पर, और लोगों की गरीबी जो उनके अंदर व्याप्त है, या शिक्षा का पतन हो रहा है, या स्वास्थ्य का पतन हो रहा है, या महंगाई हो रही है, उस तरफ से ध्यान हटा करके बुलडोजर की तरफ ले जाओ या ओबीसी की तरफ ले जाओ। ये सब जनहित से हट कर के मुद्दे हैं। बेरोजगारी इतनी हो रही, उस पर मुद्दा लगाइए ना। ये जो नौजवान को आप धकेल रहे हैं सियासत की गंगा में,
सियासत में धकेल रहे हैं, आप उनको रोजगार में लाइए ना। ओवैसी एक और कहते हैं कि मतलब मुसलमानों को एक तरीके से बैंड बाजा बारात की तरह यूज़ करा गया। जैसे ही चुनाव आते हैं उनको बैंड बाजा बारात की तरह बजाया जाता है और जब चुनाव चले जाते हैं उनको छोड़ दिया जाता है अपने हाल पे। देखिए नहीं, ओवैसी जी ने जहाँ जहाँ काम किया आपने देखा होगा नुकसान हुआ उसमें। आज वो क्यों धर्म से जोड़ते हैं इस बात को? अगर मुस्लिम को कहीं फ़ायदा मिलता है या मुस्लिम समाज भी मुख्य धारा में जुड़ रहा है या विकास की बात कर रहा है तो वो जानता है, उनसे ओवैसी से ज़्यादा लोग जानते हैं, तो उनको पता है किस तरफ जाना है। वो ओवैसी के बताने से नहीं जाएंगे। ओवैसी के क्या थे क्या हो गए ये तो सब जानते हैं और कहाँ काम कर रहे हैं, क्या कार्यक्रम हो रहे हैं। बंगाल में उन्होंने साफ देख लिया कि ओवैसी जी को बिल्कुल दरकिनार किया, वहाँ सरकार नहीं बन रही। क्या वहाँ ओबीसी के बगैर सरकार बन के भला नहीं हो रहा लोगों का? तो ओबीसी कैसे भला कर देंगे? एक चीज़ और कहते हैं कि सपा और कांग्रेस और सपा और बसपा मिलकर चुनाव लड़ लिए हैं, जब भी भाजपा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है भाजपा को जिता रहे हैं, हिंदुओं का विश्वास खो चुके हैं ये लोग। देखिए जहाँ तक ये नारा है बीजेपी का, हम ये कहना चाहते हैं हमारा नारा होना चाहिए विकास, हमारा नारा होना चाहिए महंगाई को कम करना, हमारा नारा होना चाहिए रोजगार देना, हमारा नारा हिंदू मुस्लिम से क्या, जो हमारे साथ है, जो हमारी संस्कृति में है, चाहे मुस्लिम भी हो, वो भी इस देश की संस्कृति का हिस्सा है। ऐसा नहीं है। अब फिर तो जातियों में भी बढ़ जाएंगे हम लोग, फिर तो हम गोत्रों में भी बढ़ जाएंगे लोग, फिर गोत्रों में लड़ाई लड़ेंगे, फिर जातियों में लड़ाई लड़ेंगे, फिर हमारे देश में जो नक्सलवादी और इनकी लड़ाई में लड़ेंगे। तो ये तो एक मुद्दा हम लाते हैं, मुद्दा ये होना नहीं चाहिए। जो इस देश में पैदा हुआ, इस देश की संस्कृति में रहा, इस देश का हिस्सा है, उसे भी सोचना चाहिए और जो यहाँ के शासक हैं उन्हें भी सोचना चाहिए कि वो भी इसी देश के मनुष्य हैं, प्राणी हैं, उनका भी हिस्सा है, उनका भी अधिकार है। इसलिए वो हिंदू मुस्लिम पे कोई जो बात करता है, जाति बिरादरी पर कोई बात करता है, गोत्रों पे से क्षेत्रवाद पर, भाषावाद पर कोई बात करता है, तो मैं वो समझता हूँ जनता को भड़काने का और जनता को मोड़ने का काम करता है, सिर्फ कुर्सी के लिए। अब की बार विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? जात पात का मुद्दा रहेगा या विकास का मुद्दा रहेगा? विकास का तो मुद्दा बहुत छोटा होता जा रहा है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। नहीं, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जब भी हम क्षेत्रवाद, जातिवाद में या हिंदू मुस्लिमवाद में बटेंगे तभी पब्लिक का नुकसान होगा। पब्लिक जो विकास के रास्ते पर आती है तब आती है जब हम मानवता की ओर लेकर सबको एक दायरे में और अच्छा बुरा समझते हुए उनका हित करें। ये मानवता का हित सर्वोपरि है, विकास का हित। देखिए जब समाजवादी की सरकार रही उसे कोई नकार नहीं सकता कि समाजवादी की सरकार में विकास अधूरा रहा है। सारी रूपरेखाएं वहीं से बनी, चाहे पुलिस की रूपरेखा हो, चाहे हाईवे की रूपरेखा हो, चाहे किसानों की फसल बीमा योजना हो, चाहे किसानों को दुर्घटना योजना हो, चाहे पारिवारिक लाभ हो, चाहे समाजवादी पेंशन की, ये सारी चीज़ें समाजवादी के विकास का द्योतक हैं, अखिलेश जी के विकास का द्योतक हैं और वो सबने महसूस किया है। आज कौन सी चीज़ को लेकर चलेंगे? आज कौन सा मुद्दा है? आप बताएं कौन सा मुद्दा? कोई मुद्दा कोई साफ उनके पास मुद्दा तो है, जिन्ना की बात करते हैं वो। देखिए मैंने बताया ना, उनकी बात करते हैं, जिन्ना बेचारे कहाँ थे, कहाँ चले गए, उनकी पैड़ को क्यों ले रहे हैं, उनके अतीत को क्यों कर रहे हैं? कौन क्या था उससे कोई काम चलता है? वर्तमान में क्या हो, आप वर्तमान में क्या करना चाहते हो, यथार्थ में जिए ना। ये चीजें लाभ दे चुकी है ना पहले इनको। नहीं, वो लाभ दे चुकी। जनता कई बार नहीं मूर्ख बनती, जनता को गुमराह नहीं किया जा सकता बार बार। आप किसी के सेंटिमेंटल उसको भड़का सकते हैं, उसकी भावनाओं में चोट कर सकते हैं, लेकिन वो भावनाओं में चोट सदैव नहीं रहती, एक बार होकर वो समझ जाते हैं। फिर सर आप भी विकास की बात कर रहे थे जब आपकी सरकार थी, विकास, और योगी जी भी कुछ दिन पहले तक विकास की बात कर रहे थे, लेकिन उनकी जो भाषा एक तरीके से चेंज हुई है, क्या लगता है? नहीं, तो ये जनता तो देखिए, जनता सबसे बड़ा अदालत है और वो जनता निर्णय कर रही है, जनता सोच रही है, जनता अपने आप निर्णय करती है किसका विकास अच्छा था, किसका विकास नहीं है। और जब भाषा बदल के बोली जाती है तो उसको भी समझती है। जिन्ना से क्या मतलब? ये देश अलग है, वो देश अलग है। जब हुआ तो हुआ,
आज हम अतीत की बात को जितना उखाड़ेंगे उतना ही जो है गंदगी फैलती है। इसलिए हमें उस अतीत की बात से लेना नहीं है। हम वर्तमान में जिए कि हम अपने देश को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे लॉयल्टी ला सकते हैं, कैसे उनके अधिकारों को, गरीबों के अधिकारों को दिलवा सकते हैं। उस पर जब फोकस करेंगे तो जनता अपने आप निर्णय सही लेती है। अपने आप को सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी बताते हैं, राष्ट्र के लिए समर्पित अपने आप को बताते हैं कि हमने राष्ट्र के लिए गृह त्याग करा, राष्ट्र के लिए ही काम कर रहे हैं, और पार्टी जो है राष्ट्र के लिए नहीं सोचती हैं, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, वो कुछ भी कह सकते हैं। ये हमारा पीछे देखिए आप कि क्या किसने राष्ट्रवाद था। राष्ट्रवाद बाकी तो लोगों में राष्ट्रवाद है ही नहीं। राष्ट्रवाद की बात आई थी, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि हम राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। राष्ट्रवाद करेंगे, जिन्ना के नाम से तो राष्ट्रवाद नहीं आ सकता। ये आप किसी का नाम लेकर राष्ट्रवाद नहीं करते। राष्ट्रवाद है सबके हित के लिए राष्ट्रवाद करिए। राष्ट्र के लिए ये जो सरहद पर लड़ रहे हैं, तो ये राष्ट्रवाद तो वो है। सरहद पर किसके लड़ रहे हैं? किसानों के बच्चे लड़ रहे हैं। तो ये गरीब के और किसानों के बच्चे लड़ रहे हैं, तो राष्ट्रवाद वो है। अब राष्ट्रवाद को हम अलग भाषा में उसको करें, अपने आप को स्वयंभू बन जाए, तो ये तो मैं समझता हूँ कि अच्छा नहीं है। अब हम गढ़मुक्तेश्वर की विधानसभा के ऊपर आते हैं। गढ़मुक्तेश्वर की विधानसभा जो है, इसके मुद्दे क्या हैं सर? शिक्षा और स्वास्थ्य की सबसे बड़ी मांग है यहाँ पे। देखिए, यहाँ बहुत सारे मुद्दे अभी बाकी हैं। बिजली में अनियमितताएं, किसानों का गन्ने का भुगतान ना होना, सिलेंडरों का महंगा होना, CHC PHC का बंद होना, गंगा का विकास ना होना, ब्रजघाट का विकास ना होना, और ये जो डीजल और तेल ये महंगा हो गया है, इसको जितना नीचे लाया जाए वो किसान के हित में जाता है। ये सब मुद्दे हमारे लिए सर्वोपरि हैं कि हम विकास भी करें। आज बहुत सारी सड़कें आज भी टूटी हैं। बिजली के जो कर्मचारी, सड़कें तो बिल्कुल खराब पड़ी हैं। हाँ, बहुत सारी खराबी हैं। और जो खादर में पानी भरता है, हमने कुछ बांध लगाने का काम किया था, वो अधूरा है, उसको भी पूरा करेंगे। और जो ये स्वास्थ्य पे काम करना है, इसको भी करने का हमारा मकसद है। और यहाँ पे कोई बड़ा एक अच्छा मॉडर्न टाइप का अस्पताल आना चाहिए, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसके लिए भी कोशिश की जाएगी। लेकिन उसके बराबर में शिक्षा का भी, शिक्षा के भी हम अधूरे हैं, क्योंकि बड़े प्रतिष्ठान यहाँ नहीं है। उसके अलावा शिक्षा का जो ऑनलाइन है, वो ढांचा अभी हमारा चरमरा रहा है। ऑनलाइन हम शिक्षा नहीं इसलिए ले सकते, जहाँ नेट ही नहीं है वहाँ कहाँ से लेंगे? मोबाइल बहुत लोगों पे नहीं है, वहाँ कहाँ से लेंगे? वो बच्चे उतना ध्यान नहीं देते उस पर, अभी सरकार का ध्यान नहीं गया। और वो जो ऑनलाइन की परिभाषा को, अभी उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। तो ये हमारे साथ श्री मदन चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और इनसे वार्तालाप करी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। तो जुड़े रहिए आप हमसे, आगे मिलाएंगे आपको किसी और शख्सियत के साथ। धन्यवाद।